शीर्ष पे बैठे हुए चार नेताओं, केवल राहुल गांधी, केवल अखिलेश यादव या केवल मुलायम सिंह और लालू जी और तेजस्वी यादव के बैठने या नीतीश जी के बैठने से नहीं होने वाला है। मैं जो अभाव देख रही हूँ, जिसका जिक्र अभी पूर्व वक्ता ने भी किया, कि हमारे अभी जिले के स्तर पर कोई गठबंधन दिखता ही नहीं है, कार्यकर्ता के स्तर पर कोई गठबंधन दिखता ही नहीं है। और सच्चाई यही है कि किसी भी भारत की तमाम, उनको छोड़ दीजिए तो पॉलिटिकल पार्टियों के पास आज की डेट में बूथ को संभालने और मतदाता वोटर लिस्ट से मतदाता को निकाल के ले जाने वाले कार्यकर्ता नहीं है। वैचारिक लड़ाई है तो वैचारिक लड़ाई की तरह अपनी विचारधारा के साथ साफ साफ खड़े होकर रिस्क लेते हुए भी अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारी विचारधारा से लोग प्रभावित हो सकेंगे और हमारे साइड जोड़ सकेंगे हम, तो भी हमें ये रिस्क लेना चाहिए कि हो सकता है हम हर चुनाव अगली बार हार जाएं। जो लोहिया जी ने लिया वो आगे भी हमको लेना पड़ेगा, लेकिन हम इससे समझौता नहीं करेंगे। तो क्या हमारी पार्टियों में, चाहे वो समाजवादी विचारधारा से हो या वो कांग्रेस या सपा, या सीधे मैं बात करूं यूपी में बैठी हूं, तो इस तरह की सोच से जुड़े हुए लोग क्या इस तैयारी के साथ एकजुट होने को तैयार है? क्यों जीत गए? लाडली बहना की वजह से जीत गए। 5 किलो राशन ने जिता दिया। पर फिर मैं सोचना शुरू करती हूँ कि जो आंकड़े आए हैं उसके बाद सामाजिक संगठनों के सर्वे के, उसमें तो कुछ और दिख रहा है। दलितों ने वोट नहीं दिया है, जो ज्यादा से ज्यादा 5 किलो राशन के लाभार्थी हैं। उन्होंने, आदिवासियों ने वोट नहीं दिया है। तो वोट दिया किसने है? 15% सवर्ण या 45% ओबीसी? एमपी के में सबसे ज्यादा फासला है, वो यही बता रहे हैं। हर मुद्दे पे अगर उनका सांप्रदायिकता का या ध्रुवीकरण का मुद्दा हावी है, उसकी तोड़, उसके बरक्स हमारे पास क्या है? सॉफ्ट हिंदुत्व तो नहीं चलेगा उसके बरक्स। सब इस सरकार से नाराज दिखते हैं, दब के बोलते हैं। यूपी में तो बुलडोजर चलता है जल्दी, इसलिए सब दबी सहमी आवाज में बंद कमरों में खुल के भी महिलाएं भी बात करती हैं। कोई खुश नजर नहीं आता है। फिर ये चमत्कृत करने वाले रिजल्ट कहां से आते हैं? धन्यवाद पद्मा जी। कल से आप सभी सीनियर समाजवादी पुरोधाओं को सुन रही हूँ, तो उनमें से ही एक सुरेंद्र मोहन जी, और कल किसान दिवस भी था, उसको याद करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए आप सबको प्रणाम। चर्चा बहुत अच्छी हो रही है, विश्लेषण भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, पर मैं जिस तरह से चीज़ों को देख रही हूँ, थोड़ा सा अपनी बातें रखना चाहूँगी। पिछले दिनों बहुत माहौल बन गया था 4 राज्यों के चुनाव के पहले, और हम सब लोग बहुत उत्साहित थे। मैं लगातार जिन चैनलों को देखती हूँ, टीवी बंद कर दिया, अखबार बंद कर दिया है, बस देखती हूँ, उनमें से एक यहाँ बैठे हुए हैं जनादेश चर्चा, तो मैं उनको भी याद दिला रही हूँ कि हम सब कितना उत्साह में थे और लग रहा था कि शायद परिवर्तन की एक बयार आ रही है और इस तानाशाही रिजीम से मुक्ति की शुरुआत हो रही है। कर्नाटक ने उत्साहित कर दिया था काफ़ी, तो और वो गलत भी नहीं था। हमारे जैसे ग्रास रूट के कार्यकर्ता जब हम लोग गांव में जाते हैं, रामधीरज जी भी उसी एरिया में आजकल लगातार देख रहे हैं कि जहां भी हम जब 50-100 लोगों को जोड़ते हैं और जुट के बात करते हैं, तो सब इस सरकार से नाराज दिखते हैं, दब के बोलते हैं। यूपी में तो बुलडोजर चलता है जल्दी, इसलिए सब दबी सहमी आवाज में बंद कमरों में खुल के भी महिलाएं भी बात करती हैं। कोई खुश नजर नहीं आता है। फिर ये चमत्कृत करने वाले रिजल्ट कहां से आते हैं? सबको अचंभित करने वाला इस तरह का और हतोत्साहित करने वाला माहौल जस्ट चुनाव के 2 दिन पहले, वोटिंग के बाद जो बनाया जाता है, और वो अचानक से कुछ जादू, जो पहले ही घोषणा कौन करता है? तो इस देश का गृह मंत्री 2 दिन पहले बता देता है कि हम इतना सीट ला रहे हैं, और कुछ एक जो चैनल पे बैठने वाले लोग हैं वो बता देते हैं कि इतना सीट आ रही है और उतना ही सीट आ रही होती है। तो ये सारी जो चिंताएं हैं, ये कहीं ना कहीं जो इशारा करती हैं वो बहुत खतरनाक है। और हम लोग कल से इसी विषय पे बात भी कर रहे हैं कि संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे को चुनौतियां हैं। मैं कई सारी मीटिंग में पिछले दिनों लगातार अपने बारे में बता दूं कि मैं अभी
पिछले 2 सालों से लगभग इस पूरे ग्रुप के साथ लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान जो बिहार और झारखंड और आनंद जी और इन लोगों के प्रयासों से हम लोगों ने बनारस सम्मेलन करके शुरू किया 2024 की चुनौती को लेके, और भारत जोड़ो अभियान के साथ काम कर रही हूँ लगातार। तो हम लोगों ने देखा जमीन पे जाकर के कि सच्चाइयाँ कुछ और है और टेक्निकली जो हम जीत देख रहे हैं वो कहीं और से आ रही है, और इन चीज़ों की चिंताएं सबको होते हुए भी हम कहीं ना कहीं तय नहीं कर पा रहे हैं अपनी भूमिका कि हम कैसे करें और क्या करें। तो इस पर ज़्यादा सोचने की मुझे लगता है ज़रूरत है, और याद करें अगर अपनी ही परंपरा को, तो मुझे याद है कि जयप्रकाश नारायण की लोक समिति जो काम करने का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था जेपी आंदोलन के अलावा रचनात्मक काम में उनका जो बात थी, तो वो था कि घर घर लोकतंत्र को पहुंचाना, नागरिकों का निर्माण करना और पैरेलल पंचायत में सरकार चलाना, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था और वो संपूर्ण क्रांति की नर्सरी थी अपने आप में। और बिना उस नर्सरी के कहीं ना कहीं हम नागरिकता का निर्माण करने में चूके हैं, इसलिए आज हम बात करते हैं तो चर्चा वहां पे केंद्रित होती क्यों जीत गए, लाडली बहना की वजह से जीत गए। 5 किलो राशन ने जिता दिया। पर फिर मैं सोचना शुरू करती हूँ कि जो आंकड़े आए हैं उसके बाद सामाजिक संगठनों के सर्वे के उसमें तो कुछ और दिख रहा है। दलितों ने वोट नहीं दिया है, जो ज्यादा से ज्यादा 5 किलो राशन के लाभार्थी हैं। उन्होंने, आदिवासियों ने वोट नहीं दिया है। तो वोट दिया किसने है? 15% सवर्ण या 45% ओबीसी? एमपी के में सबसे ज्यादा फासला है, वो यही बता रहे हैं। तो हमें बहुत गहराई से फिर नए तरीके से सोचने की जरूरत है। हम बैठकर कहीं कमरों में 2-4 लोगों से बात करके रिजल्ट नहीं निकाल सकते। हम लोग जो देख रहे हैं, हमारे जो सर्वे कह रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं और वो कुछ और नतीजे बता रहे हैं। जो एक कॉम्पैक्ट चीज है वो सबसे प्रमुख वही है कि हर मुद्दे पे अगर उनका सांप्रदायिकता का या ध्रुवीकरण का मुद्दा हावी है, उसकी तोड़, उसके बरक्स हमारे पास क्या है? सॉफ्ट हिंदुत्व तो नहीं चलेगा उसके बरक्स। वैचारिक लड़ाई है तो वैचारिक लड़ाई की तरह अपनी विचारधारा के साथ साफ साफ खड़े होकर रिस्क लेते हुए भी अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारी विचारधारा से लोग प्रभावित हो सकेंगे और हमारे साइड जोड़ सकेंगे हम, तो भी हमें ये रिस्क लेना चाहिए कि हो सकता है हम हर चुनाव अगली बार हार जाएं। जो लोहिया जी ने लिया वो आगे भी हमको लेना पड़ेगा, लेकिन हम इससे समझौता नहीं करेंगे। तो क्या हमारी पार्टियों में, चाहे वो समाजवादी विचारधारा से हो या वो कांग्रेस या सपा, या सीधे मैं बात करूं यूपी में बैठी हूं, तो इस तरह की सोच से जुड़े हुए लोग क्या इस तैयारी के साथ एकजुट होने को तैयार है या उस पे स्टैंड करने को तैयार है, या हम इतना आसान रिजल्ट निकालेंगे कि किसी एक बागेश्वर धाम के पास चले जाने से हम चुनाव हार जाते हैं? सच्चाई ये है कि हम सबको बैठकर इस गठबंधन को, जिसपे हम उम्मीद डाल रहे हैं या सोच रहे हैं कि उसको जीतना ही चाहिए क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, क्योंकि एक समय में जेपी ने भी और जेपी आंदोलन ने भी समझौता ही किया था, जब तमाम लोगों को जिनसे बिल्कुल वैचारिक सहमति नहीं है लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ लिया था। तो आज हम इस गठबंधन को अगर जीतते हुए देखना चाहते हैं तो वो शीर्ष पे बैठे हुए 4 नेताओं, केवल राहुल गांधी, केवल अखिलेश यादव या केवल मुलायम सिंह और लालू जी और तेजस्वी यादव के बैठने या नीतीश जी के बैठने से नहीं होने वाला है। मैं जो अभाव देख रही हूँ, जिसका जिक्र अभी पूर्व वक्ता ने भी किया, कि हमारे अभी जिले के स्तर पर कोई गठबंधन दिखता ही नहीं है, कार्यकर्ता के स्तर पर कोई गठबंधन दिखता ही नहीं है। और सच्चाई यही है कि किसी भी भारत की तमाम, उनको छोड़ दीजिए तो पॉलिटिकल पार्टियों के पास आज की डेट में बूथ को संभालने और मतदाता, वोटर लिस्ट से मतदाता को निकाल के ले जाने वाले कार्यकर्ता नहीं है। 300 रुपया दिहाड़ी पे ही लोग मिलते हैं क्योंकि कल्चर ही वही बना दिया गया है। इतने सालों में नेताओं के चेले भरे पड़े हैं लेकिन कार्यकर्ता नहीं है, जिनके अंदर भावना होती थी कि झोला उठा के और दरी बिछा के भी हम जिंदगी बिताएंगे विचारधारा के लिए। तो ये जो गिरावट है, असल चुनौती वहां पर है, और इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी, बहुत सीरियसली कह रही हूँ कि ये जो लोग जिनका कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं नहीं है, कैरियर नहीं है, उन पर आ जाती है। सिविल सोसाइटी के लोग,
नागरिक संगठन और तमाम तरह के जितने तरह के सांस्कृतिक संगठन हो सकते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है कि वो करें, वो अपने आप में मतदाताओं तक पहुंचे। क्योंकि इसलिए नहीं, और वो भी हमें क्लियर होना चाहिए कि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको फलाना पार्टी को जिता देना है, फलाना उम्मीदवार को हटा देना है, जिता देना या हरा देना है, और ये जो फलाना है ये हमको अगर सूट नहीं करेगा, अरे यार इसको तो टिकट मिल गया, अब हम नहीं जिताएंगे, हम कैसे इसके लिए पक्ष में प्रचार करेंगे। भाई साहब, आप किसी के पक्ष में, किसी के विरोध में नहीं, इस देश के संविधान और लोकतंत्र और आजादी के पक्ष में और अपने बच्चों के भविष्य के पक्ष में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे अंदर किसी तरह की दुविधा अब हमको पोसाएगी नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम उस मुहाने पे खड़े हैं, हमें, हमारी बेटी भी कॉलेज में पढ़ती है, हमें चिंता है कि अब कहाँ जाएगी वो, उसका क्या फ्यूचर है। तो इसलिए हमको लड़ाई में लगना पड़ेगा, और उसका तरीका मैं 2-3 मिनट में बोल करके खाली खत्म करूंगी। जो मुझे समझ में आया है कि 50 से 60% महिलाएं वोट करती हैं। हमारे पास महिला संगठनों की लिस्ट नहीं होती है। हमारे पास सांस्कृतिक जो लोक कलाकार, जो लाखों करोड़ों फॉलोअर्स जिनके होते हैं और सारा टाइम बच्चे बैठ के सोशल मीडिया पे रील देखते हुए बिताते हैं, वो उनकी लिस्ट भी नहीं होती है। एक नेहा सिंह राठौर से काम नहीं चलेगा। तो हमको ये तमाम सोशल मैपिंग करने की हर जिले में जरूरत है कि इन तमाम नागरिक संगठनों की, तमाम राजनीतिक, गैर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की लिस्ट हमारे पास हर जिले में, हर विधानसभा में होनी चाहिए, सोशल मैपिंग करके, जो हमारे साथ हाथ मिला के चुनाव के 10 दिन पहले और चुनाव के 4 दिन 10 दिन बाद तक, जब तक कि ईवीएम से वो भूत नहीं निकल आता, ड्यूटी करने को तैयार हो। केवल ऐसे ही घूमने या नैरेटिव हम अच्छा बना रहे हैं, चर्चाएं हम अच्छी कर रहे हैं, पर अब कहीं ना कहीं वॉर पे खड़े होने की, फ्रंट पे खड़े होने की, लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और वो तभी संभव है जब हम अपने वोटर लिस्ट के एक पन्ने पे, हर आदमी साइकोलॉजिकली ट्रूथ है कि 150 लोगों को तो परिचय में जानता है। हम सब चाहे कितने बुजुर्ग हो गए हो, चाहे कितने भी संभव नहीं है हमारे लिए सड़कों पे उतरना, लेकिन हम 150 आदमियों की लिस्ट तो रखते हैं अपने पास, और उन 150 में से 50 से तो हम बात कर सकते हैं कि भाई आप क्या सोच रहे हैं और किसको वोट देना चाहते हैं, आप क्यों नहीं साथ आते हैं और क्यों नहीं इस देश को बचाने की लड़ाई में साथ देते हैं। सब लोग तो नहीं स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ तो हुए थे। तो ये चीज को हमको इस तरह से लेने की जरूरत है। मैं जो बात कह रही थी वो यही कि हमारे पास तमाम सामाजिक संगठनों की, और उसमें खासकर युवा संगठनों के और महिलाओं के संगठनों की लिस्ट होनी चाहिए, सक्रिय लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, हमारी सोशल मैपिंग होनी चाहिए, और जनसंपर्क का बाकायदे एक टाइम बेस्ड, टारगेट बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए, जिसके केंद्र में हमारा खाली अकेला एक बूथ भी हो सकता है, जिसके इर्द गिर्द मात्र 1000-1200 वोटर होते हैं। अगर हम उतने पे भी फोकस कर लें कि हम इतना ही करेंगे कि हम एक बूथ में तो इनको हरा देंगे, तो हमारा टारगेट फिक्स हो जाता है और हमारी भूमिका का रिजल्ट भी हमको दिख जाता है कि हम कितना काम करेंगे। और ये करने के लिए कोई इसमें लज्जित होने की बात नहीं कि बहुत छोटा काम है और इससे हम बहुत छोटे हो जाएंगे। दूसरा जो मुझे ध्यान दिलाना था, आप सब जिम्मेदार हैं और मुझसे ज़्यादा बेहतर प्लान कर सकते हैं, लेकिन मेरा ध्यान दिलाने का खाली मकसद था। दूसरा जो है कि वैचारिक विरासत हमारी कैसे संरक्षित होगी। मैं जिस दिन आई उस दिन भी मैंने छोटे से ग्रुप में ही चर्चा हो रही थी, मैंने बात की, तो मेरी चिंता ये है, मैं एक सर्वोदय परिवार से हूँ, 3 पीढ़ी से सर्वोदय में रही हूँ, और मेरा घर जिसको मैं अपना वैचारिक घर भूमि मानती थी वो ढा दिया गया। बाप दादा का गांव, जाति, नाम, परिवार सब पहले ही छूट गया था, दादा ने ही छोड़ दिया था, पापा ने ही छोड़ दिया, उसके बाद हमें मिला ही नहीं। लेकिन हम जिस पहचान के साथ जीते थे उसको बुलडोज कर दिया गया। क्यों बुलडोज किया गया? उनकी राजनीति है, उनको कम्युनिस्ट भी खटकते हैं और उतना ही ज्यादा उनको यहूदियों की तरह से गांधी भी खटकते हैं, ये सच है। और इसीलिए वो हर आश्रम पर, हर संस्था पर, हर ऐसी जगह पर जहां लोकतांत्रिक विचारधारा पनपती और आंदोलन पैदा होते हैं, उस पर उनका बुलडोजर चलेगा। अभी नहीं चला है तो फिर आगे चलेगा।
तो क्या हम उन संस्थाओं को संरक्षण देने के लिए, वहां से युवाओं को जोड़ने के लिए कोई प्लान कर रहे हैं, उनका सदुपयोग करने के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि वो ज्यादातर युवा विहीन, नेतृत्व विहीन, सेकंड लाइनर्स विहीन है और उस पर हमारी सोच भी नहीं चल रही। तो मैं एक टाइम बॉन्ड उस पर भी कार्यक्रम चाहती हूँ कि आप सब सीनियर लोग हैं, इसको सोचिएगा तो जरूर कर पाइएगा। और इलाहाबाद शायद एक मॉडल दे पाएगा, क्योंकि ये नर्सरी रही है, स्वराज भवन और आनंद भवन की जगह है ये, जहाँ से पैदा हुआ इस देश का आंदोलन आज़ादी का। तो अगर यहाँ कुछ संगठन हैं, संस्थाएं हैं, मैं बरनपुर गई थी, मैं बसिया गई थी, अकेले भटकते हुए मैंने देखा जाकर, मैं यहाँ अभी कल से गोविंदी जी के घर में देख रही हूँ, और यहाँ स्वराज विद्यापीठ देखा है। सब क्या है? उन जगहों का हम क्या फ्यूचर देखते हैं और क्यों देखते हैं, कैसे देखते हैं? एक नाम के लिए, उदाहरण के लिए कहा, और ये सारे गांधी आश्रमों को देखिए, हर जिले में 50 पड़े होंगे, उनसे हमारा कोई साबका नहीं है। तो हम इन जगहों को कैसे बचा पाएंगे? जो हमारी लोकतांत्रिक और वैचारिक विरासत की स्पेस है, उसको कैसे बचा पाएंगे? इसको लेकर भी हम लोगों को सोचने की और रणनीति बनाने की और प्लानिंग करने की ज़रूरत है, और वो सामूहिक प्रयास से ही होगा, किसी एक आदमी के प्रयास से वो नहीं हो जाने वाला है। और इसके लिए हम लोगों को ज़रूर फिर से बैठना पड़े तो पूरी चर्चा करने के लिए बैठना पड़ेगा। राजनीति ठीक होगी तभी जब नागरिक ठीक होंगे, अम्बेडकर से लेके सबने कहा है। और नागरिक ठीक करने के लिए नागरिकों को बनाने की नर्सरी समाजवादी और गांधीवादी, अम्बेडकरवादी हो या कम्युनिस्ट हो, इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और उनकी सबकी, चाहे वो अलग अलग ही करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही दिशा और यही काम करेंगे तो हम जरूर इस 5 साल में बचाएं ना बचाएं, अगले 5 साल में जरूर बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।